अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिकली एक आउटलाइन, एक स्ट्रक्चर जिसमें हमारे सारे के सारे लोग, हमारे सारे के सारे काम, भले ही वो मैनेजरियल हो या फिर वो ऑपरेशनल हो, वो सारे काम उस स्ट्रक्चर के अंदर और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से परफॉर्म होते हैं। तो इट इज नथिंग बट इट इज एन आउटलाइन ऑफ द मैनेजमेंट। देखो, इट इज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क्स आर परफॉर्म्ड, यानी एक ऐसा आउटलाइन जिसमें सारे के सारे काम होंगे, वो आउटलाइन के हिसाब से, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से ही सारे के सारे जॉब्स परफॉर्म होंगे। इट स्पेसिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, यानी जितने लोग काम करने वाले हैं, वो कैसे काम करने वाले हैं, वो क्या काम करने वाले हैं, वो कौन से रिलेशनशिप में काम करने वाले हैं। रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होने वाले, रिसोर्सेज में हम जॉब्स की भी बात करते हैं, तो कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा, ये सारी की सारी चीजें हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बात करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल। इस वीडियो में हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, बट उसके पहले एक ऐसी लाइन है जो हमने स्किप करी थी, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन वर्क अंडर अ सुपीरियर इन एन इफेक्टिव मैनर। देखो, तो ये भी हमारा कैसे डिसाइड होगा, ये भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से डिसाइड होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में देखा था एस्टैब्लिशिंग, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ गया। पहले वाले टाइप के ऊपर चलते हैं, दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम डिपार्टमेंट्स बना रहे थे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, कि फंक्शनल डिपार्टमेंट के हिसाब से हमारे जितने भी लोग सेम टाइप के काम परफॉर्म करते हैं उनको हम एक ग्रुप या फिर एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। लेट्स से कि मार्केटिंग वाले जितने भी बंदे हैं, जो बंदा इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाएगा, जो फेसबुक के लिए वीडियो बनाएगा, जो व्हाट्सएप के लिए फॉरवर्ड बनाएगा, जो बैनर बनाएगा, वो सारे के सारे लोग आपके एक ही डिवीजन में, यानी एक ही ग्रुप में, एक ही डिपार्टमेंट में आ गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। A functional structure in an organizational design groups similar और related jobs together। मैंने आपको अभी बताया, सेम टाइप के काम वाले जितने भी लोग होंगे वो एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। Similar jobs are grouped under one department and each department has a departmental head। जितने भी लोग सेम काम करते हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में आ जाएंगे और सारे डिपार्टमेंट्स के पास में एक डिपार्टमेंटल हेड होता है। अब देखते हैं कि अगर हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। द फर्स्ट एडवांटेज इज ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप मेरी कंपनी में जॉब लेने आते हो तो मैं आपको किस हिसाब से जॉब दूंगा, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, यानी आपको जो जॉब मिल रहा है आप उस काम में स्पेशलाइज्ड हो। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सारे एक ही टाइप के लोगों को हम एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। दैट मीन्स वो अपने ऑक्यूपेशन, यानी वो सारे लोग अपने जॉब में स्पेशलाइज्ड हैं। अब आप इमेजिन करो, सब एक ही टाइप के लोग अगर एक साथ आके काम करेंगे तो नए नए आइडियाज आएंगे, इनोवेटिव वेज मिलेंगे काम करने के, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट होता है इजी सुपरविजन। क्यों इजी सुपरविजन? लेट्स से कि सारे अकाउंट्स के लोग हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में आ गए और उनका जो हेड है वो एक सीए है, तो उसको पता है ना सारे लोग क्या काम कर रहे हैं, कोई चीट नहीं कर सकता, और वो सीए के लिए बहुत इजी हो जाएगा उस काम को सुपरवाइज करना। क्यों? क्योंकि सीए मतलब ही चार्टेड अकाउंटेंट होता है। दैट मीन्स वो सारे के सारे डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों का काम बखूबी जानता है, तो उसको चीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल बी वेरी इजी फॉर द डिपार्टमेंटल हेड टू सुपरवाइज द एंटायर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, प्रॉपर अटेंशन। कैसे प्रॉपर अटेंशन? लेट्स से कि मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो मुझे बोलता है कि भैया अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ आई है, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पूरी टीम को काम पे लगा दूंगा। अब अकाउंट्स की टीम है, दैट मीन्स हमें और कोई काम तो है नहीं, हमें इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट नहीं बनाना है, हमें सेल्स नहीं करनी है बाहर जाके, हमें सिर्फ अकाउंट्स पे ध्यान देना है, तो हम हमारे काम के ऊपर पूरे अच्छी तरीके से अटेंशन दे पाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। चलो एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं भी हो तो एटलीस्ट हमारा काम तो पूरा हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल।
इसको आप ऐसे समझो कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बिना नहीं चल सकता। कैसे? लेट्स से कि मेरा एक मार्केटिंग टीम थी, मेरे फर्म में एक मार्केटिंग टीम थी जिसका काम था कस्टमर्स से सारा डेटा लेके आना या फिर उनके रिव्यूज लेके आना। ये था मार्केटिंग टीम का काम। अब ये जो मार्केटिंग टीम ने जो डेटा कलेक्ट किया है ये किसको काम आएगा? प्रोडक्शन टीम को काम आएगा, ताकि वो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर सके। अब ये जो चेंजेस हैं ये जब तक हम सेल्स टीम को नहीं बताएंगे तब तक सेल्स टीम उसके हिसाब से सेल्स नहीं कर पाएगी। तो आपने एक चीज देखी, मार्केटिंग टीम के काम के ऊपर प्रोडक्शन टीम डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन टीम के काम के ऊपर सेल्स टीम डिपेंडेंट है। दैट मीन्स सारे के सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इससे क्या होता है? बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। अब हम बात करते हैं उसी पर्टिकुलर डिवीजन की या फिर उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की। जितने भी अकाउंट्स वाले बंदे हैं उनका आपस में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा। भाई जो जार्गन्स होते हैं, टेक्निकल जार्गन्स, वो समझ पाएंगे, एक दूसरे का काम समझ पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? बेटर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ईज इन ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज। अब आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आए जॉब लेने के लिए और मैंने आपका पूरा सीवी देखा और मैंने बोला यार आपका तो अकाउंट्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, गीता मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, अकाउंट्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तो चलो आप आ जाओ अकाउंट्स के टीम में। अब आप अकाउंट्स के टीम में अगर आए हो तो आपको क्या काम सीखने की जरूरत है? सिर्फ अकाउंट्स के टीम की? आपको मार्केटिंग, सेल्स, ये सब चीजें सीखने की तो जरूरत नहीं है। तो मुझे आपको ट्रेन करना कितनी इजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ एक ही टाइप का जॉब सिखाना है। और फंक्शनल में तो हमने जॉब के हिसाब से आपको कैटेगरी दी है ना कि आप अकाउंट्स टीम में जाओगे। दैट मीन्स मुझे आपको सिर्फ अकाउंट्स की नॉलेज देनी है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ईज इन ट्रेनिंग द न्यू एम्प्लॉइज। वेरी सिंपल। अभी तो हमने देखा कि सब अच्छा अच्छा हो रहा है। क्या इसका ये मतलब है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है? द आंसर इज नो। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। देखते हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट इज फंक्शनल एम्पायर्स। इसका मतलब होता है कि हर डिपार्टमेंट अपना अलग एक एम्पायर बनाने के पीछे भागता रहता है। भाई अकाउंट्स टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो रहा है कि नहीं। उसका मेन मोटिव क्या रहेगा कि मेरा डिपार्टमेंट फर्स्ट आना चाहिए काम करने में। दे डू नॉट केयर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा प्रॉब्लम हर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, नहीं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं आपस में उनके इतने क्लैशेस होते हैं कि वो अपने आप में एक रेस शुरू कर देते हैं कि नहीं हमारा डिपार्टमेंट फर्स्ट आएगा, नहीं आपका डिपार्टमेंट फर्स्ट मैं आने ही नहीं दूंगा। तो क्या हो गया? हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भूल के हम हमारा फंक्शनल एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड, डिफिकल्टी टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। लेट्स से कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल था वो अचीव नहीं हुआ, हमें 1000 यूनिट्स ज्यादा बेचने थे इस साल, अब हम वो नहीं बेच पाए, तो हम किसको अकाउंटेबल, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे इस काम के लिए? हम जाते हैं प्रोडक्शन टीम के पास में तो वो बोलता है कि सर हमारे पास में सेल्स टीम की तरफ से ऑर्डर ही नहीं था तो हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हम सेल्स टीम के पास में जाते हैं तो सेल्स टीम बोलती है सर मार्केटिंग टीम ने काम अच्छे से नहीं किया तो हम क्या करें। हम मार्केटिंग टीम के पास में गए तो वो बोलते हैं सर अकाउंट्स टीम ने हमको बजट ही नहीं दिया मार्केटिंग का, हम क्या करें। अब क्या हुआ? एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर ब्लेम डाल रहा है। दिस इज द ब्लेम गेम। तो आप किसको अकाउंटेबल ठहराने वाले हो? किसी को नहीं ठहरा सकते। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? लेट्स से कि मैंने आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डाला था, आप आए थे मेरे यहाँ पे जॉब लेने और मैंने आपको डाल दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। ट्रेनिंग मैंने आपको किसकी दी थी? अकाउंट्स टीम की ट्रेनिंग दी थी। अब अगर लेट्स से कि सेल्स टीम में अचानक से बहुत सारे लोगों को कोविड हो जाता है और वो एब्सेंट हो जाते हैं और मुझे चाहिए कि कुछ अकाउंट्स के बंदे वहां पे जाके काम कर सके, तो आप तो कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेनिंग सिर्फ अकाउंट्स टीम की मिली है। तो यू विल बी वेरी इनफ्लेक्सिबल। जो एम्प्लॉयज होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काम करते हैं, उन्हें सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, ट्रेनिंग होती है। तो वो एम्प्लॉयज दूसरे कोई भी डिपार्टमेंट में जाके काम नहीं कर सकते। दिस मेक्स देम इनफ्लेक्सिबल। एंड लास्ट इज इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो मैं इतनी देर से आपको बोल रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो डिपार्टमेंटल हेड्स में आपस में कंपटीशन चालू हो जाता है, रेस शुरू हो जाती है, उनके ईगो क्लैश हो जाते हैं। तो क्या होता है? हर किसी को अपने डिपार्टमेंट को फर्स्ट लाने की जल्दी है। तो क्या हो गया? इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए कि नहीं गलती आपकी है, मैं बोलता हूं नहीं गलती आपकी है। क्या हो गया? इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए।
ये वीडियो में हमने पढ़ा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप पे जिसका नाम है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।